आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल, आपके सपनों का प्रकाश। ज्ञानदीप चैनल देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की हमारी वीडियो का विषय स्वयं प्रकाश का लिखा हुआ लेख नहीं होना बीमार। वीडियो में आप पाठ का सारांश और इस पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर देखेंगे। नहीं होना बीमार, सबसे पहले लेखक ने इस निबंध में क्या लिखा है, आइए देखते हैं। एक दिन लेखक की नानी अपने पड़ोसी सुधाकर काका को देखने अस्पताल जा रही थी, जो बीमार थे। लेखक भी उनके साथ गया। यह लेखक का पहली बार अस्पताल जाने का अनुभव था। अस्पताल में पहुंचकर उसने देखा कि एक बड़े से वार्ड में बहुत सारे पलंग एक सी सफ़ेद चादरों और लाल कंबलों के साथ कतार में लगे हुए हैं। दीवारें सफ़ेद थी, छत ऊंची थी, खिड़कियों पर हरे पर्दे थे और फर्श एकदम साफ चमक रहा था। खिड़कियों के बाहर हरे भरे पेड़ झूम रहे थे। वहाँ ना शोर था, न धूल, न मच्छर, न मक्खी, बस हल्की हल्की बातचीत की आवाज़ें और चारों तरफ शांति थी। सुधाकर काका एक पलंग पर लेटे हुए थे। जब नानी और लेखक उनके पास पहुँचे तो काका खुश हो गए। नानी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और हालचाल पूछा। थोड़ी देर बाद एक नर्स आई। उसने काका को दवा दी। नानी अपने साथ उनके लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स की अनुमति मिलने पर नानी ने धीरे धीरे चम्मच से सुधाकर काका को खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर वह खीर खाई। यह सब देखकर लेखक को लगा कि बीमारों की भी क्या मौज है। साफ बिस्तर पर लेटे रहो और स्वादिष्ट खीर खाते रहो। लेखक ने मन ही मन सोचा कि काश वह भी सुधाकर काका की जगह होता। कुछ दिनों बाद लेखक का स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। उसे डर था कि स्कूल में सज़ा मिलेगी। लेखक ने सोचा कि आज बीमार पड़ जाना चाहिए। वह रजाई में ही पड़ा रहा और नानी के पूछने पर सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार का बहाना बना दिया। घर के सभी सदस्य अपने अपने काम में लग गए। कोई कॉलेज गया, कोई नहाकर निकला, कोई जूता ढूंढ रहा था, कोई साइकिल लेकर चला गया। लेखक अकेला रह गया। वह रजाई में लेटा लेटा घर की गतिविधियां सुनता रहा और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। कुछ समय बाद नाना जी आए। उन्होंने लेखक का माथा और पेट देखा, नब्ज देखी, लेकिन उन्हें कोई बुखार नहीं लगा। नानी भी आ गई। घर में थर्मामीटर नहीं मिला, इसीलिए लेखक का बहाना पकड़ा नहीं गया। नाना जी ने उसे कड़वी दवा और काढ़े जैसी चाय पीने को दी और कहा कि उसे आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा, लेखक को आराम करने दो। लेखक को मजबूरी में दवा पीनी पड़ी और वह फिर सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसे बाहर जाने और गली की चहल पहल देखने की इच्छा हुई, लेकिन बीमारी का बहाना बनाया था, इसीलिए वह बिस्तर पर ही पड़ा रहा। लेखक सोचता रहा कि स्कूल में उसके दोस्त क्या कर रहे होंगे, वे क्या क्या खा रहे होंगे। उसे भी भूख लगने लगी, लेकिन नानी ने कुछ खाने को नहीं दिया। उसे उम्मीद थी कि शायद उसे साबूदाने की खीर या फल मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेखक को लगने लगा कि बीमारी का बहाना बनाना अच्छा नहीं था। घर में सब लोग खाना खा रहे थे। दाल चावल और तली हरी मिर्च की खुशबू आ रही थी। मुन्नू आम चूस रहा था, जिससे लेखक को और भी जलन हुई। उसे कोई पूछने भी नहीं आया कि वह क्या खाएगा। लेखक को बहुत बुरा लग रहा था कि सब लोग मज़े से खा रहे हैं और वह भूखा है।
लेखक सोचने लगा कि बीमारी में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, यह तो बहुत ही बोरियत और परेशानी वाली बात है। पूरा दिन लेखक को भूखे पेट ही बिताना पड़ा। उसे एहसास हुआ कि बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेना अच्छा नहीं है। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने तय किया कि आगे से कभी भी स्कूल से छुट्टी मारने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि सेहतमंद रहना और अपने काम समय पर करना ही सबसे अच्छा है। तो बच्चों, यह लेख लिखा हुआ है स्वयं प्रकाश का। आइए उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं। स्वयं प्रकाश हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित लेखक थे, जिनका जन्म 20 जनवरी 1947 को इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था और 7 दिसंबर 2019 को उनका निधन हुआ। वे मुख्य रूप से कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उन्होंने उपन्यास, निबंध, नाटक और अनुवाद जैसी विधाओं में भी योगदान दिया। उनकी लेखनी जनवादी विचारधारा से प्रभावित थी और उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन, सामाजिक मुद्दों और सांप्रदायिकता जैसे विषयों पर गहरी पकड़ बनाई। उन्होंने बच्चों के लिए मनोरंजक कहानियाँ लिखी, जिसमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी प्रमुख रचनाओं में जलते जहाज पर, ज्योति रथ के सारथी, उत्तर जीवन कथा, बीच में विनय और ईंधन शामिल हैं। स्वयं प्रकाश की भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी थी, जिसमें खिलंदड़ी शैली और व्यंग्यात्मकता का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। उनके साहित्य का अनुवाद रूसी भाषा में भी किया गया है। नहीं होना बीमार, इस पाठ पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो खंड है प्रश्न उत्तर का, वह है मेरी समझ से, जहाँ पर जो है बच्चों प्रश्न दिए गए हैं, पर साथ ही उनके 4 उत्तर भी हैं। जो सटीक उत्तर है, सबसे सटीक उत्तर है, उसके सामने तारा यानी स्टार बनाना है। तो जैसे बच्चे के विद्यालय ना जाने का मुख्य कारण क्या था? उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था, उसका साबूदाने की खीर खाने का मन था, उसने गृह कार्य नहीं किया था, उसे बुखार हो गया था। तो सबसे सटीक उत्तर है बच्चों, उसका विद्यालय जाने का मन नहीं था और लेखक ने गृह कार्य नहीं किया था। तो ये दोनों उत्तर हैं जो ठीक हैं। ये उत्तर हमने क्यों चुने? क्योंकि लेखक का विद्यालय जाने का मन नहीं था और उसने गृह कार्य नहीं किया था। ये इस पाठ में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं था और उसने होमवर्क भी नहीं किया था, जिससे उसे डर था कि स्कूल में उसे सज़ा मिलेगी। इसीलिए हमने यह उत्तर चुने हैं। कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने यह निर्णय क्यों लिया? घर में रहने की बजाय विद्यालय जाना अधिक रोचक है। बीमारी का बहाना बनाने से साबूदाने की खीर नहीं मिलती। झूठ बोलने से झूठ के खुलने का डर हमेशा रहता है और इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। तो सटीक उत्तर हैं, इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखे रहना पड़ा। यह उत्तर क्यों चुना गया कि इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले भूखे रहना पड़ा? क्योंकि कहानी में बच्चा घर में अकेला और भूखा रह गया, जिससे उसे एहसास हुआ कि बीमारी का बहाना बनाना अच्छा नहीं है। इसके बाद है लेटे लेटे पीठ दुखने लगी। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चलता है? उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। उसे अपनी बीमारी की कोई चिंता नहीं रह गई थी। वह बिस्तर पर आराम करने का आनंद ले रहा था। बीमारी के कारण उसकी पीठ में दर्द हो रहा था।
तो इसका सटीक उत्तर है बच्चों, उसे बिस्तर पर लेटे रहने के कारण ऊब हो गई थी। यह उत्तर क्यों चुना? क्योंकि पाठ में बताया गया है कि बच्चा लेटे लेटे ऊब गया और उसकी पीठ इसी उबाहट के कारण दुखने लगी। क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि बीमार व्यक्ति को बहुत आराम करने को मिलता है, बीमार व्यक्ति को अपने खाने का आनंद मिलता है, बीमार व्यक्ति को विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो सटीक उत्तर है बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है और बीमार व्यक्ति अस्पताल में शांति से लेटा रहता है। तो यह उत्तर क्यों चुने गए? क्योंकि ये दोनों उत्तर कहानी के अनुसार ज़्यादा सटीक हैं। बच्चा अस्पताल में सुधाकर काका को आराम से लेटे और खीर खाते देखकर यही बातें सोचता है कि बीमारों के भी क्या ठाठ हैं। मिलकर करे मिलान पाठ में से चुनकर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके अर्थ हैं जो बच्चों दूसरी पंक्ति स्तंभ 2 में दिए गए हैं। तो इन शब्दों का अर्थ से हमने मिलान करना है। जैसे साबूदाना, इसका मिलान होगा 8वीं पंक्ति से। सागू एक वृक्ष के तने का गूदा, सागूदाना। यह पहले आटे के रूप में होता है और फिर कूटकर दानों के रूप में सुखा लिया जाता है। वार्ड 1 से मिलान होगा किसी विशिष्ट कार्य के लिए घेर कर बनाया गया स्थान। नर्स, इसका मिलान होगा 9वीं पंक्ति से। वह व्यक्ति जो रोगियों, घायलों और वृद्धों की देखभाल करता है। रजाई एक प्रकार का ओढ़ना, जाड़े का ओढ़ना जिसका कपड़ा दोहरा होता है और जिसमें रुई भी भरी होती है। थर्मामीटर शरीर का तापमान मापने के लिए एक छोटा सा यंत्र। इसके बाद है काढ़ा, इसका मिलान होगा 4थी पंक्ति से। कई तरह की जड़ी बूटियों और औषधियों को उबालकर उनके रस से बना एक पेय पदार्थ होता है। इसे सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, पाचन से जुड़ी समस्याओं में लाभदायक माना जाता है। इसके बाद है ड्राई क्लीनर, इसका मिलान होगा 5 से। रेशमी, ऊनी, मलमल जैसे नाजुक और महंगे कपड़ों को पानी, साबुन और डिटर्जेंट के बिना मशीनों से साफ करने वाला व्यक्ति। ताजमहल, इसका मिलान होगा 6ठी पंक्ति से। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित 17वीं शताब्दी में निर्मित एक विश्व प्रसिद्ध स्मारक जो कि सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। अरहर, तो इसका मिलान होगा जो है 7वीं पंक्ति से। एक दाल जिसे तुअर की दाल भी कहते हैं। इसके बाद है बच्चों पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ना है और अगर इनका अर्थ आपको समझ में आया है तो उसके विषय में लिखना है। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। तो इस पंक्ति से पता चलता है कि बच्चा जानबूझकर बीमारी का बहाना बना रहा है, उसका स्कूल जाने का मन नहीं है और उसने होमवर्क भी नहीं किया है, इसलिए वह सोचता है कि आज बीमार पड़ जाना चाहिए ताकि उसे स्कूल न जाना पड़े और सज़ा से भी वह बच जाए। यह बच्चों की मासूम सोच को दर्शाता है कि वे कभी कभी मुश्किलों से बचने के लिए झूठ का सहारा भी लेते हैं। यह पंक्ति यह भी बताती है कि बच्चा बीमारी को एक आसान रास्ता समझ रहा है, लेकिन आगे चलकर उसे इसका परिणाम समझ में आता है। अगली पंक्ति है देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तू क्या खाएगा, पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। तो इस पंक्ति में हमें बच्चे की निराशा और नाराज़गी झलकती है। वह देख रहा है कि घर के सभी लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन कोई उसे नहीं पूछ रहा कि वह क्या खाएगा। उसे लगता है कि वह बीमार है, इसीलिए उसे भी कुछ अच्छा खाने को मिलना चाहिए, जैसे साबूदाने की खीर, लेकिन घर के बड़े उसे भूखा रख रहे हैं, यह सोचकर कि इससे उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। बच्चा मन ही मन सोचता है
कि वह कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहा, बस खीर ही तो मांग रहा है। यह पंक्ति बच्चों की मासूम इच्छाओं और बड़ों की सोच के बीच के अंतर को स्पष्ट दिखाती है। साथ ही यह बताती है कि कभी कभी बड़े लोग बीमारी में बच्चों की भावनाओं को समझ नहीं पाते और अपने तरीके से इलाज करते हैं, जिससे बच्चों को बुरा लगता है। इसके बाद अगला सेगमेंट है प्रश्न उत्तर का सोच विचार के लिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ बताना कि अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगी और क्यों। तो अस्पताल में बच्चे को कई चीज़ें अच्छी लगी। उसे वहाँ की सफाई पसंद आई, सफ़ेद दीवारें, चमकता फर्श, एक जैसी चादरें और कंबल, वहाँ का शांत वातावरण, हरे भरे पेड़, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और बिना शोरगुल के माहौल ने उसे आकर्षित किया। उसे यह भी अच्छा लगा कि बीमार लोगों को आराम मिलता है और उनके लिए स्वादिष्ट चीज़ें जैसे साबूदाने की खीर आदि भी मिलती हैं। कुल मिलाकर बच्चे को अस्पताल का शांत, साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल अच्छा लगा। अगला प्रश्न है, कहानी के अंत में बच्चे को महसूस हुआ कि उसे स्कूल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि उसका निर्णय सही था? क्यों? तो इसका उत्तर है, हमें लगता है कि बच्चे का निर्णय बिल्कुल सही था। उसने अनुभव किया कि बीमारी का बहाना बनाकर घर में अकेले और भूखे रहना, ऊबना और अपनों से दूर रहना स्कूल जाने से कहीं ज़्यादा कठिन और निराशाजनक है। स्कूल में दोस्त, खेल, पढ़ाई और जीवन में सक्रियता होती है, जबकि बीमारी में केवल बोरियत और असहायता होती है। इसलिए बच्चे को यह समझ आ गया कि झूठ बोलकर छुट्टी लेना सही नहीं है और स्कूल जाना ही बेहतर है। सोच विचार के लिए अगला प्रश्न, जब बच्चा बीमार पड़ने का बहाना बनाकर बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कौन कौन से भाव आ रहे थे? इसका उत्तर है, जब बच्चा बिस्तर पर लेटा रहा तो उसके मन में कई तरह के भाव आए, जैसे उत्सुकता और उत्साह। शुरुआत में उसे लगा कि आज मज़ा आएगा, आराम करने को मिलेगा और अच्छा खाने को मिलेगा। ऊब, इसके बाद दिन भर लेटे लेटे उसे बोरियत होने लगी। भूख, उसे खाने की इच्छा हुई, खासकर साबूदाने की खीर और आम खाने की। तो यह उसके मन में विचार आए। जलन और ईर्ष्या, जब उसने देखा कि मुन्नू आम खा रहा है तो उसे जलन महसूस हुई। दुख, किसी ने उसे खाना खाने के बारे में नहीं पूछा, इस बात से बच्चा दुखी भी हुआ। पछतावा, उसे पछतावा हुआ कि उसने झूठ बोलकर छुट्टी ली। और क्रोध, कभी कभी उसे घर वालों पर भी गुस्सा आया कि वे उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। और अकेलापन, सबके चले जाने के बाद उसे अकेलापन महसूस हुआ। तो इस प्रकार के भाव बच्चे को उस दिन महसूस हुए। कहानी में बच्चे ने सोचा था कि ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। आपको क्या लगता है, असल में बीमार हो जाने और इस बच्चे की सोच में कौन कौन सी समानताएं और कौन कौन से अंतर होंगे? तो जो समानताएं हैं इसमें वो है, बीमार व्यक्ति को आराम करने को मिलता है और कभी कभी घर वाले बीमार को विशेष खाना देते हैं। अंतर क्या है? असल में बीमार होने पर शरीर के दर्द, कमजोरी और बेचैनी होती है, जबकि बच्चा सोचता है कि बस आराम और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। बीमारी में खाने की इच्छा कम हो जाती है, लेकिन बच्चा सोचता है कि वह मनपसंद चीज़ें खा पाएगा। असलियत में बीमारी में अकेलापन, ऊब और परेशानी होती है, जबकि बच्चा इसे मज़ेदार मानता है। बीमार व्यक्ति को दवा और परहेज करना पड़ता है, जबकि बच्चा केवल आराम और स्वादिष्ट खाने की कल्पना करता है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे की कल्पना और वास्तविकता में बहुत फ़र्क है। असल में बीमार होना बिल्कुल भी सुखद नहीं होता। अगला प्रश्न है सोच विचार के लिए, नानी जी और नाना जी ने बच्चे को बीमारी की दवा दी और उसे आराम करने को कहा। बच्चे को खाना नहीं दिया गया। क्या आपको लगता है कि उन्होंने सही किया? आपको ऐसा क्यों लगता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर है कि हमें लगता है कि नानी जी और नाना जी ने अपने अनुभव के आधार पर सही किया। आमतौर पर बड़ों का मानना है कि बीमारी में हल्का खाना या भूखे रहना शरीर के लिए अच्छा होता है और इससे रोग जल्दी ठीक हो जाता है।
लेकिन बच्चे की स्थिति को देखते हुए उसे हल्का खाना या फल दिया जा सकता था ताकि वह भूखा ना रहे और कमजोरी भी ना आए। पूरी तरह से भूखा रखना ठीक नहीं है, खासकर जब बच्चा सच में बीमार ना हो। साथ ही बच्चे की भावनाओं को भी समझना जरूरी है, इसीलिए यदि वे थोड़ा सा हल्का खाना दे देते तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। अनुमान और कल्पना से अगला खंड है प्रश्न उत्तर का। तो कहानी के अंत में बच्चा नाना जी और नानी जी को सब कुछ सच सच बताने का निर्णय कर लेता, तो कहानी में आगे क्या होता। तो प्यारे बच्चों, आपने अपनी कल्पना से इसका उत्तर देना है। आप उत्तर कैसे दे सकते हैं, इसका एक उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह अंतिम उत्तर नहीं है। आप अपने अनुमान और अपनी कल्पना से उत्तर लिखने की कोशिश करें। अगर बच्चा नाना जी और नानी जी को सच सच बता देता कि वह बीमार नहीं है, सिर्फ स्कूल का होमवर्क ना करने और सज़ा के डर से बहाना बना रहा था, तो उसकी ईमानदारी देखकर नानी जी और नाना जी पहले तो हैरान होते और फिर शायद थोड़ी डांट भी देते, लेकिन बाद में उसकी ईमानदारी की सराहना भी करते। उसे समझाते कि झूठ बोलना ठीक नहीं है और हर गलती का सामना साहस से करना चाहिए। उसका दिन बदल जाता। अब वह बिस्तर पर ऊबने की बजाय नानी जी की मदद से अपना होमवर्क करता, कुछ हल्का खाना उसे मिल जाता और परिवार का प्यार भी मिलता। उसे यह अनुभव होता कि सच बोलने से मन हल्का हो जाता है और घर में अपनापन बना रहता है। आगे से वह झूठ बोलने से बचेगा और अपनी जिम्मेवारियों को समय पर निभाने की कोशिश करेगा। अनुमान और कल्पना के आधार पर ही उत्तर देना। अगर आप नानी जी की जगह होते और बच्चे का नाटक समझ जाते तो क्या करते। तो कल्पना के घोड़े दौड़ाओ बच्चों और इसका उत्तर लिखने की कोशिश करो। इस तरह से उत्तर आप लिख सकते हैं। अगर मैं नानी जी की जगह होती तो मुझे बच्चे का नाटक समझ में आ जाता, तो मैं सीधा डांटने या पकड़ने की बजाय एक मज़ेदार योजना बनाती। मैं बच्चे के पास जाती, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती और कहती, अरे तुम्हें तो गंभीर बीमारी हो गई है, अब तुम्हें दवाई के साथ साथ कड़वा काढ़ा, नीम की पत्तियां और बिना नमक का खाना मिलेगा, और हाँ, कोई किताब, खिलौना या मोबाइल नहीं मिलेगा ताकि बीमारी जल्दी ठीक हो जाए। फिर मैं उसकी हरकतें ध्यान से देखती, जैसे जैसे उसे ऊब होती वह खुद ही सच्चाई बता देता। साथ ही मैं उससे प्यार से पूछती, अगर तुम सच सच बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इस तरह बच्चा खुद अपनी गलती मान लेता और आगे से झूठ बोलने से बचता। तो इस प्रकार का उत्तर आप दे सकते हैं। अगर आप बच्चे की जगह होते तो घर में अकेले ऊबने से बचना चाहते तो क्या करते। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं कि अगर मैं बच्चे की जगह होता और घर में अकेला होता तो ऊबने से बचने के लिए ये काम करता। अपनी पसंद की किताब पढ़ता या कॉमिक देखता, ड्राइंग या रंग भरने की कोशिश करता, घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाता, जैसे पौधों आदि को पानी देना, खिड़की से बाहर का नज़ारा देखता, चिड़ियों की गिनती करता, अपनी डायरी में कुछ नोट लिखता, जैसे कि कविता कहानी भी लिख लेता, घर में छुपे हुए खिलौनों या पुराने फ़ोटो की एल्बम देखता, और अगर संभव हो तो हल्का व्यायाम या कसरत करता या फिर संगीत सुनता। इस तरह मैं ऊबने की बजाय समय का सदुपयोग करता। अनुमान या कल्पना के आधार पर ही अगले प्रश्न का उत्तर देना। अगर बच्चा स्कूल चला जाता तो उसका दिन कैसा होता। अगले दिन स्कूल में क्या क्या किया होगा। तो अगर बच्चा स्कूल चला जाता तो उसका दिन अच्छा बीतता। वह दोस्तों से मिलता, रास्ते में हंसी मजाक करता, क्लास में शिक्षक की बातें सुनता, कुछ नया सीखता, दोस्तों के साथ खेलता, ठेले पर अमरूद या कोई इस तरह की समोसे वगैरह खाता। अगर होमवर्क नहीं किया होता तो शायद हल्की फुल्की डांट मिलती, लेकिन बाद में वह होमवर्क पूरा कर लेता। स्कूल के बाद घर लौटने पर वह अपने अनुभव परिवार को बताता। अगले दिन स्कूल में वह और मेहनत से पढ़ाई करता, होमवर्क समय पर करता और दोस्तों के साथ खेलता। उसे एहसास होता कि स्कूल जाना कहीं ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा है। कहानी की रचना। इस पाठ को ध्यान से पढ़ें, अपने समूह में मिलकर पाठ की विशेषताओं की सूची बनाएं। तो यह सूची बच्चों आपने बाकी बच्चों के साथ कक्षा में साझा भी करनी है।
तो इस पाठ की जो विशेषताएं हैं वह हैं बच्चों चित्रात्मक भाषा का प्रयोग। लेखक ने जगह जगह दृश्य का ऐसा वर्णन किया है कि पाठक के मन में पूरी तस्वीर बन जाती है, जैसे कि अस्पताल का शांत साफ सुथरा वातावरण, हरे पेड़, सफ़ेद चादरें आदि। बच्चे की मासूम कल्पना। बच्चा जब बिस्तर पर लेटा है वह तरह तरह की कल्पनाएं करता है, जैसे बाहर की गली, दुकानदार, चिड़िया, स्कूल के दोस्त आदि के बारे में वह सोचता है। संवाद शैली। कहानी में संवादों का प्रयोग हुआ है जिससे पात्रों के भाव और संबंध स्पष्ट होते हैं। बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण। बच्चे के मन की जिज्ञासा, कल्पना, उसका डर, उसकी ईर्ष्या, पछतावा आदि का सुंदर वर्णन लेखक ने किया है। सामाजिक और पारिवारिक परिवेश। परिवार के सदस्यों का व्यवहार, आपसी रिश्ते, घर का माहौल, सबका सजीव चित्रण इस पाठ में किया गया है। और साधारण भाषा और शैली। इस पाठ की भाषा सरल है, सहज है, बोलचाल की है, जिससे ये कहानी सबको समझ में आती है। कहानी की रचना। कहानी में से उदाहरण देकर खोजने हैं, विशेष बिंदु दिए गए हैं और कहानी में से उसका उदाहरण लिखना है। जैसे बच्चे द्वारा पिछली बातों को याद किया जाना। तो कहानी की कौन सी पंक्ति यह दर्शाती है? एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। उसके बाद हास्य यानी हंसी मजाक का उपयोग किया जाना। तो कहानी में कौन सी पंक्ति में हमें यह मिलता है? क्या ठाठ है बीमारों के भी? मैंने सोचा ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो और साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता। तो जहाँ पर हास्य का पुट है। बच्चे द्वारा सोचने के तरीके में बदलाव आना। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो यह पंक्ति है जो वो बच्चे की सोच में बदलाव को दर्शाती है। कहानी में किसी का किसी बात से अनजान होना। तो यह पंक्ति है बच्चों, मुझे पता था घर में कोई नहीं है, थर्मामीटर भी लगा लिया तो देखेगा कौन, पर खुद को बीमार साबित करने के लिए यह चाल अच्छी थी। बच्चे द्वारा सबन से बातें किया जाना। मैं रजाई में पड़ा पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई ऐसे पड़ा रह सकता है। तो बच्चा यहाँ पर अपने आप से बातें कर रहा है। समस्या और समाधान। प्रश्न उत्तर की गतिविधि है। कहानी को पढ़ें और पता लगाएं कि बच्चे के सामने क्या समस्या थी और उसने उस समस्या का क्या समाधान निकाला। और इसके बाद नानी जी और नाना जी के सामने क्या समस्या थी और उन्होंने उस समस्या का क्या समाधान किया। तो प्यारे बच्चों, बच्चे के जो सामने समस्या थी, बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं था क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था और उसे डर था कि स्कूल में उसे सज़ा मिलेगी। तो उसने इसका समाधान क्या निकाला? बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया और बिस्तर पर लेट गया ताकि स्कूल ना जाना पड़े। उसके बाद नानी जी और नाना जी के सामने जो समस्या थी कि वह बच्चे की तबीयत को लेकर चिंतित थे और वे चाहते थे कि वह आराम करे और जल्दी से ठीक हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या समाधान निकाला? नानी जी और नाना जी ने बच्चे को दवा दी, आराम करने को कहा और खाने पीने में संयम रखने को कहा ताकि वह जल्दी से ठीक हो सके। शब्द से जुड़े शब्द। नीचे दिए गए स्थानों में बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर लिखने हैं। एक जैसे बच्चों दिया भी गया जहाँ पर काढ़ा। तो बीमार से जुड़े शब्द होते हैं बच्चों दवा, जैसे बुखार, नर्स, डॉक्टर, बिस्तर और अस्पताल। तो प्यारे बच्चों, आप भी बीमार से जुड़े शब्द पाठ में से चुनकर इस तालिका में और भी वृद्धि कर सकते हैं। कहानी में से वे वाक्य ढूंढकर लिखें जिनसे पता चलता है कि कहानी में सर्दी के मौसम की घटनाएं बताई गई हैं। तो जो वाक्य है बच्चों, मैं रजाई से निकला ही नहीं, इस वाक्य से स्पष्ट है कि मौसम ठंडा है क्योंकि बच्चा रजाई में ही दुबका हुआ है, जो आमतौर पर सर्दी के मौसम में होता है। इसके लिए बच्चे को बहाना बनाने के परिणाम का आभास हो गया। तो दो पंक्तियां हैं बच्चों।
पूरा दिन कोई कैसे लेटा रहे, इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। और दूसरी पंक्ति, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। तो ये दो वाक्यांश से पता चलता है कि बच्चे को बहाना बनाने, झूठ बोलने के नतीजों का एहसास हो गया था। बच्चे को खाना पीना बहुत प्रिय है, कौन सी पंक्तियां हमें बताती हैं? तो जो वाक्य है बच्चों, और आंख जरा लगती भी तो खाने ही खाने की चीज़ें दिखाई देती, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। इस वाक्य से स्पष्ट है कि बच्चे को खाने पीने की चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसके बाद बच्चे को स्कूल जाना अच्छा लगता है, तो जो वाक्य जो कहानी में दिया गया, इससे बेहतर तो स्कूल चला जाता तो ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिलती, लेकिन कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते, कटर कटरा। तो यह जो पंक्ति है, इससे पता चलता है कि बच्चे को स्कूल जाना, वहाँ दोस्तों से मिलना, खेल कूद सब अच्छा लगता है। शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम है बच्चों नहीं होना बीमार। अपने समूह में चर्चा करें कि इस कहानी का यह नाम ठीक है या नहीं। अपने उत्तर का कारण भी बताइए। तो प्यारे बच्चों, नहीं होना बीमार, इस कहानी के जरिए जो है लेखक ने हमें काफ़ी कुछ बताया है, बहाने बनाने के बारे में, झूठ बोलने के बारे में। तो यह कहानी के लिए एक उपयुक्त नाम है। कहानी का मुख्य संदेश यही है कि बीमारी का झूठा बहाना बनाना या बीमारी की इच्छा करना अच्छी बात नहीं है। बच्चा जब बीमार होने का नाटक करता है तो उसे एहसास होता है कि बीमार होना कोई सुख की बात नहीं, बल्कि बहुत बोरियत, अकेलापन और परेशानी का कारण है। उसे न तो स्वादिष्ट खाना मिलता है, न ही खेलने का मौका और न ही घर वालों का साथ। अंत में बच्चा खुद सोचता है कि स्कूल जाना ही अच्छा है और आगे से वह बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। इस तरह कहानी का नाम नहीं होना बीमार कहानी की भावना और संदेश दोनों को पूरी तरह व्यक्त करता है। शीर्षक पर आधारित अगला प्रश्न, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे और यह नाम आपने क्यों सोचा, यह भी बताइए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के कई शीर्षक हो सकते हैं। आप भी अपनी कल्पना से कोई शीर्षक सोचें। कैसे लिखना है, यहाँ पर हम उदाहरण स्वरूप एक उत्तर दे रहे हैं। अगर मुझे इस कहानी को कोई दूसरा नाम देना हो तो मैं उसे नाम दूंगा बीमारी का बहाना या फिर झूठ का परिणाम। कारण, बीमारी का बहाना नाम इसलिए ठीक है क्योंकि पूरी कहानी बच्चे द्वारा बीमारी का बहाना बनाने और उसके परिणामों पर आधारित है। और झूठ का परिणाम, यह नाम इसलिए ठीक है क्योंकि कहानी में बच्चा झूठ बोलता है और उसके झूठ का परिणाम उसे भुगतना पड़ता है, जैसे कि अकेलापन, भूख, ऊब और पछतावा उसे होता है। इन नामों में भी कहानी का मुख्य विषय और संदेश साफ झलकता है। विराम चिन्ह, तो पाठ पुस्तक में एक टैली दी गई है, तो आपने बच्चों बताना है कि विराम चिन्ह कहाँ कहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पूर्ण विराम, तो यह वाक्य के अंत में, जब विचार पूरा हो जाए, वाक्य पूरा हो जाए। अल्प विराम, वाक्य के भीतर छोटे छोटे विराम के लिए, जैसे कि कोई सूची या वाक्यांशों के बीच इसका प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने वाले वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। विस्मय आदि बोधक, आश्चर्य, खुशी, दुख, क्रोध और इस तरह के भावों को व्यक्त करने के लिए वाक्य में हम जो है विस्मय आदि बोधक जो है लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह, किसी के कथन, संवाद या विशेष शब्दों को दर्शाने के लिए हम उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आपकी बात, बच्चे ने अस्पताल के वातावरण का विस्तार से सुंदर वर्णन किया है। इस प्रकार आप अपनी कक्षा का वर्णन करें। तो प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा जो है अलग अलग होगी। हर एक का जो कमरा है, वहाँ पर जो वातावरण है, वहाँ का जो रंग रोगन है, वहाँ की जो फैसिलिटी है, सारी कक्षाओं की अलग अलग मिलेंगी। तो आपने अपनी कक्षा को देखना है और उसके आधार पर उत्तर देना है।
उत्तर कैसे देना है, उदाहरण स्वरूप हम लिख रहे हैं। मेरी कक्षा सुंदर और आकर्षक है। कक्षा में बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं जिससे ताज़ा हवा और रोशनी आती है। दीवारों पर रंग बिरंगे चार्ट, पोस्टर और बच्चों की बनाई हुई चित्रकारी लगी है। कक्षा में आगे श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड है जिस पर शिक्षक पढ़ाते हैं। एक कोने में पुस्तकालय है जहाँ कई किताबें और पत्रिकाएं हैं। सभी बच्चों के लिए साफ़ सुथरी डेस्क और कुर्सियां हैं। कक्षा में पौधे भी रखे गए हैं जिससे वातावरण हरा भरा और ताजगी भरा लगता है। कक्षा का माहौल बहुत शांत है और सहयोगपूर्ण है। सभी बच्चे मिलकर पढ़ते हैं, खेलते हैं और सीखते हैं। शिक्षक हमेशा प्रोत्साहित करते हैं और सवाल पूछने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। जहाँ पढ़ाई के साथ साथ रचनात्मक गतिविधियाँ भी होती हैं जिससे कक्षा का वातावरण और भी रोचक बन जाता है। तो इस प्रकार का उत्तर आप लिख सकते हैं। आपकी बात का अगला प्रश्न है, क्या आप कभी अकेले रहे हैं? उस समय आपको कैसा लगा और आपने क्या किया? तो प्यारे बच्चों, आपने अपने अनुभव साझा करने हैं। उस अनुभव को आप कैसे लिख सकते हैं? इस प्रकार का उत्तर हम दे रहे हैं। हाँ, मैं एक बार घर में अकेला रह गया। शुरू में मुझे थोड़ा डर लगा, थोड़ी ऊब या बोरियत महसूस हुई क्योंकि आसपास कोई नहीं था। लेकिन फिर मैंने अपने पसंदीदा खिलौनों से खेलना शुरू कर दिया, कुछ किताबें पढ़ी और अपनी ड्राइंग बुक में चित्र बनाए। मैंने खिड़की से बाहर का नज़ारा देखा, मन की बातें डायरी में लिखी। धीरे धीरे मुझे अकेले रहना अच्छा लगने लगा। इस प्रकार मैंने समय का अच्छा उपयोग किया। तो आपने क्या किया? इस प्रकार से आप भी अपना उत्तर लिखें। क्या आपको कभी किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई है, जलन हुई है? तब आपने क्या किया? तो प्यारे बच्चों, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जब कई बार दूसरों के प्रति दूसरों को देखकर मन में ईर्ष्या होती है। तो उस प्रकार का अनुभव आपने यहाँ पर व्यक्त करना है। कैसे करना है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। हाँ, एक बार मेरे दोस्त को पुरस्कार मिला तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा उसने मेहनत की है इसीलिए उसे पुरस्कार मिला है। मैंने खुद से वादा किया कि मैं भी मेहनत करूँगा। अपने दोस्त को बधाई दी और उसके साथ खुशी मनाई। जब कभी कोई मुझसे ईर्ष्या करता है तो मैं उससे समझाता हूँ कि सबको अपनी अपनी मेहनत का फल मिलता है और मिलकर खुश रहना चाहिए। इस तरह ईर्ष्या की भावना धीरे धीरे दूर होती गई। कहानी में नाना जी नानी जी बच्चे का पूरा ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। आपके घर और विद्यालय में आपका ध्यान कौन कौन रखते हैं? तो इसका उत्तर भी बच्चों भिन्न भिन्न होगा क्योंकि सभी बच्चों के परिवार में अलग अलग जो है पारिवारिक मेंबर होंगे। आपने उत्तर किस प्रकार लिखना है? मेरे घर में मेरे माता पिता, दादा दादी, भाई बहन और अन्य परिजन मेरा ध्यान रखते हैं। माता पिता मेरी पढ़ाई, भोजन, सेहत और ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। वे समय पर खाना खिलाते हैं, बीमार होने पर डॉक्टर के पास ले जाते हैं और मेरी भावनाओं को समझते हैं। दादाजी दादी जी मुझे कहानियाँ सुनाते हैं, प्यार देते हैं और सही गलत की सीख देते हैं। भाई बहन मेरे साथ खेलते हैं और पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं और मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते। विद्यालय में मेरे शिक्षक शिक्षिकाएं, प्रधानाचार्य और मित्र मेरा ध्यान रखते हैं। शिक्षक मुझे पढ़ाई में मदद करते हैं, अच्छे संस्कार सिखाते हैं और मेरी समस्याएं सुनते हैं। मित्र मेरे साथ खेलते हैं, पढ़ाई में सहयोग करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मदद करते हैं। स्कूल स्टाफ भी मेरी सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखता है। आप अपने परिजन और मित्रों का ध्यान कैसे रखते हैं? क्या क्या करते हैं और क्या क्या नहीं करते ताकि उन्हें कम से कम परेशानी हो? अपनी कल्पना से लिखना है उत्तर बच्चों आपको इसका। इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि मैं अपने परिजनों और मित्रों का ध्यान कई तरीक़ों से रखता हूँ। घर में माता पिता की मदद करता हूँ, जैसे छोटे मोटे कार्य करना, समय पर पढ़ाई और खाना खाना ताकि उन्हें चिंता ना हो। दादा दादी की बातें सुनता हूँ, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखता हूँ और उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देता। भाई बहन के साथ मिलकर खेलता हूँ, झगड़ा नहीं करता और उनकी मदद करता हूँ। स्कूल में मित्रों की मदद करता हूँ, उनका मजाक नहीं उड़ाता, उनके साथ अपनी चीज़ें बांटता हूँ और ज़रूरत पड़ने पर उनका साथ देता हूँ। कभी किसी से झूठ नहीं बोलता और न ही ऐसी कोई बात करता हूँ जिससे किसी को दुख पहुँचे।
परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताता हूँ, उनके दुख सुख में साथ देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सभी खुश रहें। तो इस प्रकार जो चीज़ आप इनमें से करते हैं वह कार्य आपने यहाँ पर लिखने हैं। बहाने। कहानी में बच्चे ने बीमारी का बहाना बनाया ताकि उसे स्कूल ना जाना पड़े। क्या आपने कभी किसी कारण से बहाना बनाया है? यदि हाँ तो उसके बारे में बताइए। उस समय आपके मन में कौन कौन से भाव आ जा रहे थे, आप कैसा अनुभव कर रहे थे? तो प्यारे बच्चों, बच्चे हैं जो कई बार स्कूल में ना जाने के लिए या होमवर्क पूरा ना हो तो तब सज़ा से बचने के लिए कई प्रकार के झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं। तो आपने कभी कोई बहाना बनाया हो तो आपका अनुभव कैसा रहा, उसका आपने विस्तार से यहाँ वर्णन करना है। उत्तर किस प्रकार लिखा जा सकता है? हाँ, मैंने कभी कभी बहाना बनाया है। एक बार मेरा होमवर्क पूरा नहीं हुआ था और मुझे डर था कि स्कूल में टीचर डांटेंगे, इसलिए मैंने माँ से कहा मुझे पेट में दर्द हो रहा है। उस समय मुझे डर, चिंता और थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब सबने मेरी बात मान ली तो मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन बाद में अकेले बैठकर मुझे पछतावा भी हुआ और डर लगा कि कहीं मेरा झूठ पकड़ा ना जाए। उस दिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने सोचा कि अगली बार समय पर सब काम करूँगा ताकि मुझे बहाना ना बनाना पड़े, कोई झूठ ना बोलना पड़े। आम तौर पर बनाए जाने वाले बहानों की सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम स्कूल में देखते हैं, आपके कई सहपाठी होंगे, उनको जब आप देखते हैं तो कई प्रकार के बहाने हैं जो वो सामने आते हैं। आमतौर पर जो बहाने बनाए जाते हैं उसमें पेट में दर्द होना, सिर दर्द या बुखार होना, होमवर्क नहीं किया होना, स्कूल में कुछ खास नहीं है इसलिए माँ बाप को कह के छुट्टी मारना, आज टीचर नहीं आएंगे, यह बहाना भी बच्चे खूब घर में बनाते हैं। गला ख़राब होना, जूता या यूनिफॉर्म ख़राब होना, बहुत बारिश या ठंड होना, घर में मेहमान आना, स्कूल में किसी ने तंग किया, यह बहाना बनाकर भी बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल में डर लगता है, यह बहाना बनाते हैं। परिवार में कोई इमरजेंसी आ गई है, यह टीचर को कह देते हैं आज मन नहीं है स्कूल जाने का। तो इस प्रकार के बहाने हैं जो वो आम तौर पर बच्चे हैं जो वो बनाते हैं। बहाने क्यों बनाने पड़ते हैं? बहाने न बनाने पड़ें इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है बहाने तब बनते हैं जब हम किसी काम से बचना चाहते हैं, डरते हैं या जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। कभी कभी डर, आलस्य, सजा का डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण बहाने बनाए जाते हैं। बहाने न बनाने पड़े इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? समय पर अपना काम और गृह कार्य पूरा करें। अगर कोई दिक्कत है तो घर वालों या शिक्षकों से खुलकर बात करें। डर या परेशानी का सामना ईमानदारी से करें, न कि झूठ बोलकर। अपनी समस्याओं का हल ढूंढने की कोशिश करें, न कि उनसे भागें। आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी गलतियों से सीखें। माता पिता और शिक्षक बच्चों को डांटने की बजाय समझाएं और सपोर्ट करें ताकि वे सच बोल सकें। इस तरह बहाने बनाने की आदत धीरे धीरे कम हो सकती है। घर का सामान बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। तो प्यारे बच्चों, कहानी में बच्चे के घर पर थर्मामीटर खोजने पर वह नहीं मिलता। आमतौर पर हमारे घर में ऐसी कोई वस्तु होती है जिसे हम ज़रूरत पड़ने पर खोजते हैं पर वह नहीं मिलती, या जिसे कोई मांग कर ले जाता है या जिसे हम किसी से मांग कर ले आते हैं। अपने घर को ध्यान में रखते हुए ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए। यहाँ पर जो सूची दे रहे हैं वह बच्चों अंतिम नहीं है, यह सिर्फ आपकी सहायतार्थ है। आप जो जो चीज़ें खोजने पर आपके घर में नहीं मिलती उनका जिक्र करना है, जैसे थर्मामीटर, कैंची, सुई धागा, चाबी या रिमोट। और कोई चीज़ जो आपसे मांग कर ले जाते हैं, किताबें, चार्जर, टॉर्च, छाता, माचिस, इस प्रकार की चीज़ें पड़ोसी ले जाते हैं, उनके विषय में यहाँ जिक्र करना है। और आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो आप मांग कर लाते हैं, जहाँ पर उसका जिक्र करना है। जैसे आपके कोई पारिवारिक मेंबर बेलन मांग कर लाते हैं, झाड़ू, कुकर, सिलाई मशीन या सीढ़ी आदि। तो इस प्रकार से आप इस टैली को पूरा कर सकते हैं। आज की पहेली,
कहानी में आपने खाने पीने की अनेक वस्तुओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद बच्चों खाने पीने की वस्तुओं पर या व्यंजनों से जुड़ी पहेली है उसे बूझना है और उसका उत्तर लिखना है। पहेलियों के उत्तर आप खुद ढूंढें, वीडियो को यहाँ पॉज कर लें और उनके उत्तर खुद ढूंढने की कोशिश करें और फिर उसके बाद हमारे उत्तरों से उसका मिलान करें। रोटी जैसा होता है जे पर आलू से भरा भरा, घी तेल साथी हैं इसके, दही चटनी से हरा भरा। तो यह होता है बच्चों पराठा। दाल चावल का मेल यह तो भारत भर में तुम इसे पाओ, दक्षिण में ये खूब है बनता, चटनी सांभर संग संग खाओ। गोल तिकोना इसका कार, गर्मा गर्म तुम इसे बनाओ। कौन सा व्यंजन होता है बोलो बोलो और इसका नाम बताओ। तो यह होता है बच्चों इडली या डोसा। नाश्ते का यह बड़ा खास, महाराष्ट्र में इसका वास, मिर्च मसाले से भरपूर, संग बटाटा भी मशहूर, चटपटी चटनी लगी किसे, बूझो नाम तो खाएं इसे। तो यह होता है बच्चों बड़ा पाव। बेसन से बने चकोर और गोल, गुजरात में है बड़ा बोल, खाने में नरम पानी भरे, धनिया मिर्ची संग सजे। तो यह होता है बच्चों ढोकला। इसके बाद की पहेलियाँ, गोल गोल पानी से भर के, चटनी सौंठ संग इसे खाओ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गली मोहल्लों में भी पाओ, खट्टी मीठी तीखी हाय, खाना तो इसे हर कोई चाहे। तो यह होते हैं बच्चों गोलगप्पे या फिर पानी पूरी भी कहीं कहीं इसे कहा जाता है। हरे साग संग मुझको पाओ, मक्खन के संग मुझको खाओ, आटा मेरा हल्का पीला, स्वाद मेरा है बड़ा रंगीला। तो इसका उत्तर है मक्के की रोटी। आग में पकती हूँ सौंधा सा स्वाद, साथ में खाओ चूरमा बन जाए फिर बात, गर्म दाल से मुझको प्यार, राजस्थान का मैं उपहार। तो यह जो डिश है इसका नाम है बाटी। गोल गोल और श्वेत रंग का, रस से भरा हुआ हूँ खूब, मीठी दुनिया का महाराजा, चाशनी मीठी डूब डूब। तो यह होता है बच्चों रसगुल्ला। परीक्षा उपयोगी कुछ प्रश्न उत्तर हैं। बच्चा स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? इसका उत्तर है क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए उसे सजा का डर था। प्रश्न, बच्चा स्कूल न जाने के लिए कौन सा बहाना बनाता है? इसका उत्तर है वह बीमारी का बहाना बनाता है। प्रश्न, बच्चा किसके साथ अस्पताल गया था? इसका उत्तर है बच्चा अपनी नानी जी के साथ अस्पताल गया था। प्रश्न, बच्चा अस्पताल में किसे देखने गया था? इसका उत्तर है बच्चा अस्पताल में सुधाकर काका को देखने गया था। प्रश्न, अस्पताल का वातावरण बच्चे को कैसा लगा? इसका उत्तर है अस्पताल का वातावरण बच्चे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत साफ सुथरा लगा। इसके बाद प्रश्न, कहानी में बच्चा किस चीज़ को खाने की कल्पना करता है? इसका उत्तर है साबूदाने की खीर, कचौड़ी, बर्फी, चिक्की और गोलगप्पे आदि। प्रश्न, घर में बच्चे को अकेले क्यों रहना पड़ा? इसका उत्तर है क्योंकि सब लोग अपने अपने काम से बाहर चले गए। प्रश्न, बच्चे को घर में किस बात की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई? इसका उत्तर है बच्चे को घर में खाने की चीज़ें और साथ की सबसे ज़्यादा कमी महसूस हुई, उसने अकेलापन महसूस किया। प्रश्न, बच्चा बिस्तर पर लेटे लेटे क्या सोचता है? इसका उत्तर है वह घर और बाहर की गतिविधियों की कल्पना करता है। प्रश्न, बच्चे को किस बात का पछतावा होता है? इसका उत्तर है बच्चे को पछतावा होता है कि उसने बीमारी का बहाना बनाया और वह स्कूल नहीं किया, यह काम उसने गलत किया। प्रश्न, बच्चा किससे ईर्ष्या महसूस करता है? इसका उत्तर है मुन्नू से, जो कि आम खा रहा था जबकि बच्चे को खाने को कुछ नहीं मिला। प्रश्न, कहानी के अंत में बच्चे ने क्या निश्चय किया? इसका उत्तर है बच्चे ने निश्चय किया कि वह आगे से कभी बीमारी का झूठा बहाना नहीं बनाएगा। प्रश्न, नानी जी और नाना जी बच्चे के लिए क्या करते हैं? इसका उत्तर है उसे दवा देते हैं और आराम करने को कहते हैं। प्रश्न, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलना और बहाने बनाना कतई सही नहीं है। प्रश्न, कहानी में बच्चे की सोच में क्या बदलाव आता है? बच्चे को कहानी के अंत में एहसास होता है कि स्कूल जाना और सच बोलना ही बेहतर है। तो यह थी बच्चों वीडियो, शीर्षक था नहीं होना बीमार। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।
अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और हिंदी के सभी पाठों के वीडियो के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।